Hey guys, this is Dr. Vishali. I'm a physiotherapist and again we are back, and in this video we will learn about the acromioclavicular joint. So first of all we will learn the articulation. As the name demonstrate, हमें नेम ही बता रहा है कि किसके बीच में articulation है. There's a articulation between acromion process of scapula, right? Of scapula and clavicle. क्लैविकल का कौन सा पार्ट? क्लैविकल का लेटरल एंड. ओके, सो ये मेन है. उसके बाद इस पे दूसरा चीज़ आता है विच टाइप ऑफ जॉइंट इट इज़. सो दिस इज प्लेन साइनोवियल जॉइंट. गाइज अगर आपने मेरी स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट की वीडियो देख रखी है तो आपको काफ़ी सिमिलैरिटी इस जॉइंट पे भी मिल जाएगी. द थर्ड इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम. क्या है इसमें? सो इसमें ट्राइएक्सियल है ये. इसमें 3 रोटेटरी एंड 3 ट्रांसलेटरी है, राइट? ये है इसका ओवरऑल. अब इसमें एक पेक्यूलैरिटी है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? उसे पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि एक्रोमियन प्रोसेस इतना बड़ा है स्कैपुला का, राइट? तो एक्रोमियन प्रोसेस किस रीजन से ये आर्टिकुलेट कर रही है. तो बेसिकली गाइज अगर आपने देखा होगा, मैंने जब बोन पढ़ाया हुआ था तो इसमें मैंने आपको ये फेसेट दिखाया था एक्रोमियन प्रोसेस में. अगर आप देख सकते हैं ये फेसेट है. तो इस फेसेट के साथ क्या करता है, लेटरल एंड क्लेविकल का आर्टिकुलेट करता है. से ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये इसका फेसेट है. सो एक्रोमियन प्रोसेस का ये फेसेट और क्लेविकल ऐसे करके आर्टिकुलेट करता है और फॉर्म करता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट. ओके, अब आता है कि इसके आर्टिकुलर सर्फेसेस के बारे पे एक दो चीज़ और पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो इसका आर्टिकुलर सरफेस है, अगर आप देखोगे, राइट, ये आपने बोन मेरी पैक्स ने खाई हुई है. बाकी जो ये होता है ये क्या है, कनकेव है बेसिकली. और काफ़ी लोगों पे क्या है कि ये क्या होता है, कनकेव या तो कन्वेक्स होगा या फिर कन्वेक्स कनकेव होगा और या फिर फ्लैट होगा. ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है? अब क्या है, देखो कि अगर ये फ्लैट है तो इनके बीच में क्या होगी कि कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी, ठीक है? तो जिसकी वजह से ये इस जॉइंट को क्या बनाता है, इन कॉन्ग्रुएंट. ये जॉइंट क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? दूसरा पॉइंट ये है कि ये क्या है, वर्टिकली ओरिएंटेड होती है. क्यों ये वर्टिकली ओरिएंटेड क्यों है? क्योंकि जो हमारी क्लेविकल है, अगर आपको पता होगा, ये हमारी हॉरिजेंटल बोन है, राइट? क्लेविकल देखो मैं आपको इस पर बताऊंगी. ये है हमारा एक्रोमियन प्रोसेस, ये है हमारी क्लेविकल. अब हमारा क्लेविकल क्या है, हॉरिजेंटल बोन है. तो जो इसमें ओरिएंटेशन होता है, अगर मैं इसको ऐसे होल्ड करके दिखाऊं, तो जो इसमें ओरिएंटेशन होगा वो क्या होगा, वर्टिकली होगा. जो लाइन पास होती है वर्टिकली होती है, इसीलिए क्या है, ये वर्टिकली ओरिएंटेड है. और ये कितना डिग्री वर्टिकली ओरिएंटेड होती है, 16 से 36 डिग्री. ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है. तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पढ़ा. सबसे पहले एक्रोमियन आर्टिकुलेशन पढ़ा, एक्रोमियन प्रोसेस स्कैपुला और क्लेविकल का लेटरल एंड. एक्रोमियन प्रोसेस में भी कहाँ पर, इसका फेसेट जो था इसके वहाँ पे, राइट? उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये क्या है, प्लेन साइनोवियल जॉइंट है. उसके बाद हमने इसमें पढ़ा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, जिसमें 3 रोटेटरी और 3 क्या है इसमें ट्रांसलेटरी है, ठीक है? उसके बाद हमने क्या है इसके बारे में पढ़ा कि ये क्या जो है, इसका जो आर्टिकुलर सरफेस है वो क्या है, या तो फ्लैट होता है या फिर कन्वेक्स कनकेव या फिर कनकेव कन्वेक्स, ठीक है? जिसकी वजह से ये क्या बनाता है, इसको इनकॉन्ग्रुएंट बनाता है. फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्या है, वर्टिकली ओरिएंटेड है. क्यों? क्योंकि जो हमारी क्लेविकल है दैट इज हॉरिजेंटल बोन.
राइट। हमारी क्लेविकल हॉरिजेंटल बोन है, इसीलिए ये क्या है, वर्टिकली ओरिएंटेड है। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं एसेसरी स्ट्रक्चर्स। एसेसरी मीन्स कि जो इसको सपोर्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट में पढ़ी थी डिस्क, क्योंकि जो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था और हमने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया था, वैसे इसमें भी डिस्क है। तो बेसिकली जब बच्चा 2 ईयर्स एज का होता है, राइट, या फिर उससे छोटा होगा, तो ये जो डिस्क होती है ये क्या होती है, फाइब्रो कार्टिलिजेनियस नेचर पे, ठीक है। और जैसे ही 2 ईयर्स के बाद ये डिस्क कैसी हो जाती है, मेनिस्कॉइड शेप। ओके, ये क्या हो जाती है, मेनिस्कॉइड शेप्ड हो जाती है। अब ऐसा क्यों है, इसने अपना शेप क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि आफ्टर 2 ईयर्स क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, फंक्शनल एक्टिविटीज स्टार्ट कर देता है। जितने भी कंप्रेसिव फोर्सेस पड़ते हैं, ठीक है, तो उनको झेलने का भी है। तो ये डिस्क क्या करती है, यहाँ से काम करना स्टार्ट करती है और उसके बाद इसका शेप हो जाता है मेनिस्कॉइड, राइट। इसमें एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट है और वो आपको याद रखनी है कि जो इसका शेप है वो क्या करता है, वेरी करेगा एक पर्सन से, फर्स्ट पर्सन से दूसरे पर्सन पर, ठीक है, इंडिविजुअल से इंडिविजुअल वेरी करेगा, आपके वन शोल्डर से दूसरा शोल्डर, अनदर शोल्डर, ये वेरी करेगा। ओके, और अगर आप यंग हैं, अगर आपने यंग एज में क्या किया कि अपना एक्सरे लिया, राइट, तो वो एक्सरे का जो आप देखेंगे, और अगर आप ओल्ड हो गए और उसके बाद जब आपने एक्सरे लिया, तो इन दोनों का जो डिस्क का होगा, जो शेप होगा, वो क्या होगा, वो भी वेरी करता है। तो ये क्या करता है, हर उसमें पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एंड फ्रॉम वन शोल्डर टू अनदर शोल्डर, एंड फ्रॉम एज डिफरेंस, ये क्या चीज़ करती है, वेरी करती है। तो हमने इस पर 3 चीज़ क्या पढ़ी, 2 ईयर्स ऑफ एज में ये फाइब्रोकार्टिलिजिनियस होता है। जैसे ही बच्चा फंक्शनल एक्टिविटी करता है तो ये मेनिस्कॉइड शेप की हो जाती है। शेप क्या करता है, इसका वेरी करता है। ये इसमें सिर्फ इतना ही है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ओके, द अनदर वन इज कैप्सूल, राइट, जॉइंट कैप्सूल। गाइस ये वीक होता है, तो ये अकेले तो सपोर्ट नहीं कर पाता, बट हाँ कि ये क्या करता है, हमारा जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है उसके साथ रेनफोर्स करता है स्टेबिलिटी के लिए, राइट। इसका डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, बट हाँ कि ये एसी जॉइंट के साथ रेनफोर्स करता है स्टेबिलिटी के लिए। चलिए, खुद वीक है तो ये डायरेक्टली कोई टेक पार्ट नहीं करता है। नेक्स्ट वी विल कम, हमारा सी आएगा, लिगामेंट्स। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है तो ऑब्वियसली लिगामेंट क्या होगा, एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट के 2 फाइबर्स हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड है। तो इसके 2 पार्ट्स क्या हैं, सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट और इंफीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। ओके, सुपीरियर एंड इंफीरियर। अब क्या है, देखो 2 पार्ट हो गए, तो मान लो एक्रोमियो और एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकल ये रहा। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, होल्ड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है दोनों बोन को। तो ये क्या करते हैं, एक आएगा ऊपर से, एक आएगा नीचे से, राइट, ऐसे करके ही कवर करते हैं। जबकि अगर अब याद हो, स्टेनोक्लेविकुलर में क्या था, सुपीरियर और इन्फीरियर नीचे के साइड में। अगर मैं आपको यहाँ डायग्राम पर शो करूँ, ये क्या है, हमारी एक्रोमियन प्रोसेस है, और ये क्या है, आपका क्लेविकल है, राइट। तो ये देखो कैसे अटैच होते हैं, सुपीरियर
सुपीरियरली अटैच हो गया, दूसरा आएगा आपका इन्फीरियरली। तो ये क्या है आपका सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट है और ये क्या है आपका इन्फीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट, राइट। अब इसमें एक आपने बुक पढ़ी होगी तो उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी जो जबकि इम्पॉर्टेंट है, जो एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लिगामेंट है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जबकि ये इतना नहीं है। क्यों? जो कि आंसर है, अगर आपने मेरी आगे की वीडियोस देखी हैं तो मैंने इसके जब बारे में जब एनाटमी या मसल के अटैचमेंट बताए थे तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि क्या होती है, इसकी 2 लिप्स होती हैं और ये लिप्स क्या होती हैं, ट्रेपीजियस और डेल्टॉइड का इंसर्शन देती हैं, राइट। और यहाँ पर क्या है, जॉइंट बन रहा है। तो ये क्या करता है, जो डेल्टॉइड और ट्रेपीजियस का इंसर्शन जाता है कहाँ पर, इस फेसेट के वहाँ पे, राइट। तो इसकी वजह से इन दोनों का इंसर्शन एपिन्यूरेसिस, डेल्टॉइड और ट्रेपीजियस मसल का एपिन्यूरेसिस जाता है तो एक मसल का स्ट्रॉन्ग रॉड बनाता है, जो कि क्या करता है, जो सुपीरियर हमारा एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट है क्योंकि ऊपर से अटैच होगा तो इसको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बस इतना याद रखें कि मसल का एपिन्यूरोसिस, राइट, मसल एपिन्यूरोसिस किसका, डेल्टॉइड का एंड ट्रेपीजियस का क्या बना रहा है, स्ट्रॉन्ग रॉड बना रहा है, इसीलिए ये इसको क्या बना रहा है, सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। दूसरा चीज़ क्या है, अगर हम उसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो जो सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट है या फिर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट के बारे में अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो इसका काम क्या है, 2 बोन्स को, ठीक है, हमारी क्लेविकल को और हमारे स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस को पास लेके आना, किसके थ्रू, अब यहाँ पर रीइंफोर्स करती है हमारी जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल की हेल्प की वजह से ये क्या होते हैं, जो 2 बोन्स हैं ये मिली हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट का। दूसरा चीज़ क्या है कि जो भी फोर्सेस पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रांसलेशन फोर्सेस पढ़ते हैं उसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। बाकी अगर देखो सुपीरियर या एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट नहीं होगा तो ये क्या होता है, निकल जाएगा आगे को। अगर कोई भी फोर्सेस होंगे तो ये क्या करता है, आगे को एंटीरियरली ट्रांसलेट हो जाएगा ज़्यादा। तो ये डायरेक्टली तो कोई हेल्प नहीं करता, बट हाँ ये क्या करता है, सपोर्ट करता है ऑल लिगामेंट्स के साथ। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इससे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट कौन सा लिगामेंट है। बस ये है कि ये जो क्या है, हमारा एंटीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। जो नेक्स्ट लिगामेंट आता है हमारा सेकेंड, वो है कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट, राइट। तो नाम से पता चल रहा है कोरैकोइड प्रोसेस स्कैपुला का और क्लेविकल के बीच में अटैचमेंट है। ये किसके बीच में अटैचमेंट है, कोरैकोइड प्रोसेस स्कैपुला का एंड क्लेविकल। सी, ये सबसे पहले तो कोई डायरेक्टली लिगामेंट नहीं है। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप क्या लिखोगे इसमें, नॉट डायरेक्टली लिगामेंट, राइट। देयरफॉर इसको हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनल पार्ट में जॉइंट के नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिगामेंट है इस एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट का, ठीक है। तो कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट का सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डायरेक्टली लिगामेंट नहीं है इसलिए फंक्शनल नहीं है, बट फिर भी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिगामेंट है क्योंकि बहुत सारे जो भी फोर्सेज आते हैं उनको रोकने का काम करता है। इसके बिना एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के बस की नहीं है कि वो इसको जो भी फोर्सेज आ रहे हैं उन्हें रोक सके, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके 2 फाइबर्स हैं या फिर आप 2 बैंड्स हैं। अभी मैं सिर्फ बताऊंगी और आगे फिर इस पर मैं पहले लिखती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। 2 क्या हैं, सबसे पहला है आपका कोनॉइड, दूसरा है आपका ट्रेपेजॉइड, ठीक है। जो कोनॉइड है वो नेम से बता रहा है हमें कि ये क्या है, ट्रायंगुलर है, ठीक है, आप इसको नोट कर लें। और जो ट्रेपेजॉइड है ये क्या है आपका, क्वाड्रेंगुलर, ठीक। दूसरा पॉइंट आता है, जो कोनॉइड है, कोनॉइड जो लिगामेंट का पार्ट है ये क्या होता है, मीडियली डायरेक्टेड होता है,
जबकि ये क्या है आपका लैटरली, इसका अपोजिट, ठीक है। फिर आता है ये, इसके जो फाइबर्स है वो कैसे ओरिएंटेड है, वर्टिकल, वर्टिकल इसके फाइबर हैं, जबकि इसके क्या हैं, हॉरिजॉन्टली। ठीक है गाइस, ये आप चीज़ें नोट कर लो। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको कि कैसे वो डायग्राम के थ्रू कि कैसे ओरिएंटेशन है। कोरिकोक्लेविकल लिगामेंट डायरेक्टली लिगामेंट नहीं है, मैं 2 बार बता चुकी है, इसलिए फंक्शनली कोई टेक पार्ट नहीं कर रहा, फिर भी इंपॉर्टेंट लिगामेंट है। ठीक है, किसके बीच में आर्टिकुलेशन है, ये रहा। और उसके बाद 2 फाइबर्स, 2 वेंस हैं, ये है ट्रिकोनल, ट्रिपोजॉइड, ट्रायंगुलर, क्वाड्रेंगुलर, मीडियली, लैटरली, वर्टिकली फाइबर, हॉरिजॉन्टली फाइबर। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका ओरिएंटेशन है और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें कि फंक्शनली ना होने के बाद भी हम इसको इतना पूरा कंप्लीटली पढ़ रहे हैं। ओके, सो गाइज अब हम लोग इसमें वीडियो के थ्रू समझेंगे जो हमने 2 लिगामेंट्स के कोराकोक्लेविकल लिगामेंट के पार्ट पढ़े थे, कोराकोइड एंड ट्रेपेजॉइड। सबसे पहले कोराकोइड के बारे में हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है। तो ये क्या है, ट्रायंगुलर ही है, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, ये क्लेविकल है और ये कोराकोइड है, राइट। ये लेटरल पार्ट है, लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है। अब क्या है, जो सबसे पहला हमारा कोराकोइड है, कोनोइड है सॉरी, वो क्या है, ट्रायंगुलर शेप का है, तो ये ट्रायंगुलर ही है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में कि जो उसके फाइबर्स हैं वो क्या हैं, वर्टिकली हैं। तो मैं इसके फाइबर्स को वर्टिकली ओरिएंटेड दिखा रही हूँ, ठीक है। दूसरा हमने ट्रिपेजॉइड के बारे में पढ़ा था जो कि क्या है, ट्रायंगुलर है, सॉरी क्वाड्रेंगुलर है, और इसके फाइबर्स क्या थे, हॉरिजॉन्टली। ये हो गया, इसके फाइबर्स हो गए हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये हमने इसके बारे पर पढ़ा हुआ था। अब क्या है कि हम इसके अगर फंक्शंस के बारे में पढ़ें, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगी, इधर पे मैं लिख रही हूँ कोनोइड के फंक्शंस, और इधर मैं लिखूँगी ट्रेपेजॉइड के फंक्शंस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो कोनोइड के फाइबर्स हैं वो क्या हैं, वर्टिकली ओरिएंटेड थे, ठीक है, वर्टिकली क्या थे, ओरिएंटेड थे। तो जिसकी वजह से इसका काम क्या होगा, प्रिवेंट करना इंफीरियर ट्रांसलेशन, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है इसका, इंफीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करना। कैसे, हमने ये अगर बोन के बारे में पढ़ा था, सबसे पहले तो ये आर्टिकुलेट कैसे करा था, देखो कोराकोइड के साथ कुछ भी आर्टिकुलेट, इसके साथ ये जुड़ा ही नहीं है क्लेविकल। अगर क्लेविकल इसके साथ नहीं जुड़ेगी तो इनकॉन्ग्रुएंसी और ज़्यादा बढ़ रही थी। अगर आप देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो कोनोइड प्रोसेस क्या करती है, कोराकोइड प्रोसेस क्लेविकल के साथ डायरेक्टली मिलती है, और इसको और ज़्यादा अच्छा अटैचमेंट के लिए इसके फाइबर्स ओरिएंटेड हो रखे हैं, ठीक है, एक ट्रायंगुलर और एक क्वाड्रेंगुलर। उसके बाद इन्फीरियर ट्रांसलेशन फोर्स को इसने प्रिवेंट कर दिया। दूसरा क्या करता है, ये अपवर्ड रोटेशन को लिमिट करता है। अभी मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी। अपवर्ड रोटेशन लिमिट करता है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि ये एक टाइप का रॉड की तरह बिहेव कर रहा है, फोर्स को डिसिपेट करने के लिए, ठीक है। अगर आपको पता हो कि हमारा जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स है वो कभी भी सिंगल जॉइंट पे काम नहीं करता, एज अ इंटीग्रेटेड वो क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यही अकेले काम करेगा, और भी जॉइंट्स है। जब हम लोग इंटीग्रेटेड फंक्शंस पर पढ़ेंगे तब आपको 1 बाय 1 समझ में आ जाएगा। दूसरा इसके बारे पे अब लिखते हैं, ये क्या था, इसके फाइबर्स क्या थे, हॉरिजेंटली थे, हॉरिजेंटली हैं, तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा पोस्टीरियर ट्रांसलेशन, ठीक है। फिर आता है, ये क्या है, अब क्या है, देखो एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर क्या हुआ कि कोई भी मीडियली डायरेक्टेड फोर्स लगा, एग्जांपल
मतलब कि क्या है कि अगर आपने मैंने वॉल को ऐसे करके पुश किया, राइट, अब क्या होगा, ये क्या होगा, फोर्स यहाँ से आते आते मेरी यूमरस से आते आते क्या होगा, ग्लेनोइड में होगा। ग्लेनोइड से क्या करता, ये क्या करता, डायरेक्टली कहाँ पर जाता, मेरे एसी जॉइंट पे जा सकता था, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये एसी जॉइंट पे ना जाके ये कहाँ पर जाएगा, ग्लेनोइड फोसा से। देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। मीडियली डायरेक्टेड फोर्स आया, ठीक है, मीडियली डायरेक्टेड फोर्स आया और वो क्या करा, हमारे ग्लेनोइड फोसा पे किया, ठीक है। ग्लेनोइड फोसा से क्या करा उसने, वहाँ से क्या हुआ कि हमारा एसी जॉइंट पड़ा, ठीक है। अब एसी जॉइंट क्या है, ऑलरेडी इतना क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट है, तो अब क्या होगा, उसके डिसलोकेशन होने के चांसेस क्या है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे पास क्या है, कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट भी तो है। एसी जॉइंट पे हमारे पास क्या था, कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट, जो क्या कर रहा था, इन जो फोर्स थे, जो डायरेक्टेड फोर्स थे, उसको क्या कर रहा था, ये प्रिवेंट कर रहा था। तो मीडियली डायरेक्टेड फोर्स जैसे ही आएगा ग्लेनोइड फोसा पे आके, वो एसी जॉइंट पे ना जाके सबसे पहले लिगामेंट से मिलेगा, कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट से मिलेगा। कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट से मिलने के बाद क्या करता है, ये डिसिपेट होगा और डिसिपेशन होने के बाद इस फोर्स का हमारे स्ट्रॉन्ग स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट के पास जाएगा, ठीक है। तो फोर्स का डिसिपेशन ये क्या करता है, ऐसा स्ट्रॉन्ग रॉड काम कर रहा है कि एसी जॉइंट ऑलरेडी इतना कॉन्ग्रुएंट है, टूटने के चांस हो जाएंगे, तो पहले जो फोर्स है वो इससे मिलता है, उसके बाद हमारे स्ट्रॉन्ग एसी जॉइंट पे जाता है, देन आगे फर्दर फोर्स का ट्रांसमिशन होता है, राइट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से समझाती हूँ इसके बारे में। ये आप चार्ट बना लेना क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आगे समझने के लिए। एग्जाम्पल क्या था, मीडियली डायरेक्टेड फोर्स आया, राइट, मीडियली डायरेक्टेड फोर्स आया, वो कहाँ पर गया, हमारे ग्लेनोइड फोसा पे। मीडियली डायरेक्टेड फोर्स का मतलब तो आप लोग को पता होगा, जैसे मैंने पंच किया या कुछ किया, ठीक है, ये आया ग्लेनोइड फोसा। ग्लेनोइड फोसा पे आने के बाद क्या हुआ कि ये कहाँ पर गया, हमारे एसी जॉइंट पे जाना चाहिए था, बट ये एसी जॉइंट पे नहीं जाता क्योंकि ऑलरेडी इतना इनकॉन्ग्रुएंट है। ये कहाँ पर जाता है, ये जाता है हमारा कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट पे, क्योंकि ये क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये सारे जितने फोर्सेस हैं उसको डिसिपेशन करने का हेल्प करता है एज अ स्ट्रॉन्ग रॉड। और जब ये यहाँ पर जाएगा तो जो आधा फोर्स है वो ऑलरेडी डिसिपेट हो जाएगा इसके आने के बाद, और यहाँ से फिर ये जाता है हमारा कि जो जहाँ पर क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एससी जॉइंट है, यहाँ से कहाँ पर जाएगा, इसलिए एससी जॉइंट के। तो ये है टेबल जो कि फोर्स का ट्रांसमिशन होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि कभी भी हमारा शोल्डर अकेले, जो जॉइंट्स अकेले काम नहीं करते, हर कोई इंटीग्रेटेड फंक्शन में करता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, मीडियली डायरेक्टेड फोर्स ग्लेनोइड फोर्स से कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट, देन अ स्ट्रॉन्ग एसी जॉइंट पे, इसीलिए एसी जॉइंट क्या है, बच जाता है इन फोर्सेस में। मैंने क्या बोला था, जो इंटीग्रेटेड फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, एससी जॉइंट और एसी जॉइंट का इतना पार्ट नहीं है, एसी जॉइंट या एससी लिगामेंट का, सॉरी, इतना पार्ट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट, इतना मतलब मेजर रोल नहीं करता जितना कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है हमारे कोरेकोइड प्रोसेस को क्लेविकल के साथ डायरेक्टली, ठीक है। और अभी मैंने इससे पहले क्या बोला था कि अगर क्लेविकल मूव करेगी तो स्कैपुला मूव करेगा, तो क्लेविकल भी ऑलरेडी मूव करेगी ही करेगी, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट लिगामेंट है अभी तक का हमारा। ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे मोशंस के बारे में, राइट। तो हमने क्या पढ़ा था, 3 ट्रांसलेटरी, 3 रोटेटरी। तो पहले हम लोग ट्रांसलेटरी देख लेते हैं। ट्रांसलेटरी में क्या क्या है हमारा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है, सुपीरियर एंड इंफीरियर, मीडियली एंड लैटरली, ठीक है। तो अगर मैं इसको आपको डायग्राम से समझाऊं, ये मेरा एक्रोमियन प्रोसेस है, ये मेरा
क्लेविकल है, ठीक है। तो इसमें ओरिएंटेशन कैसे होगा, ये है आपका इंटीरियर, ये है आपका पोस्टीरियर, ठीक है। ये है आपका लैटरल, ये है आपका मीडियल। उसके बाद क्या बचा है, सुपीरियर इन्फीरियर, ये आएगा आपका सुपीरियर और ये आएगा आपका इन्फीरियर। तो ये क्या है, इसके मोशंस हैं। एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, कि जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के जो मोशंस होते हैं वो हमें पता है कार्डिनल प्लेन में होते हैं, ठीक है। बट वो परफेक्ट कार्डिनल प्लेन नहीं होता, वो क्या होता है, एक ऑब्लिक कोरोनल या फिर सजाइटल प्लेन होता है। ऐसा क्यों? पहला रीज़न तो ये है कि वर्टिकली ओरिएंटेड है और क्लेविकल क्या है, हॉरिजेंटल है, बोन है, स्टिल मोशंस ऐसे क्यों है, ठीक है। तो इसको हटा के मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको ऐसा क्यों है, ठीक है। ये अगर आपने नोट कर लिया, एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इन्फीरियर मीडियली लैटरली ये ऐसे ओरिएंटेड है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, जो कि इम्पोर्टेंट है, कि जो AC जॉइंट के मोशंस थे, मैंने बोला कि वो परफेक्ट कार्डिनल या सजाइटल कार्डिनल प्लेन में नहीं होते। AC जॉइंट मोशंस नॉट इन परफेक्ट कार्डिनल प्लेन, वाई, क्यों, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, ऐसा इसलिए है कि हमें ये देखो, हमारा जो ये, मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ, ये हमारा फ्रंटल प्लेन है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारा क्या है, फ्रंटल प्लेन है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, कंफ्यूज ना होना, कोरोनल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अब हमारी जो ये है स्कैपुला है, ये क्या है, ऐसा तो है नहीं कि ये बिल्कुल हमारे रिब्स से जाके चिपक गई है नहीं, नहीं चिपक सकती, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसी कर्व्ड है। दूसरी चीज़ जो हमारी रिब्स हैं वो भी क्या है, कर्वेचर है। रिब्स में भी क्या है, हमारी कर्वेचर है, ठीक है, सारे रिब्स में। तो ये क्या होती है, थोड़ी परफेक्ट एक सीधा ना हो के ये क्या होती है, थोड़ी सी डेविएटेड होती है अपनी जगह से। बहुत बुरी बनाई हुई है बट आप समझ सकते हैं, ये पर क्या है, थोड़ी डेविएटेड है ऐसे करके नीचे को, ठीक है। ये क्या है, ऑब्लिकली ओरिएंटेड होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसके ये वो रिब्स की कर्वेचर की वजह से और इसके शेप की वजह से। और जो ये वर्टिकली ओरिएंटेड होती है, इस ओरिएंटेशन को, ये अवे है कोरोनल प्लेन से, ये जो ओरिएंटेशन है अवे है कोरोनल प्लेन से, और इस ओरिएंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोजीशन ऑफ स्कैपुला, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्टिंग पोजीशन ऑफ स्कैपुला। ये जो ओरिएंटेशन, ये जितना ऑब्लिकली ओरिएंटेड हुई है, ये कितना होता है रेस्टिंग पोजीशन, 30 से 45 डिग्री, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ स्कैपुलेशन भी बोलते हैं, प्लेन ऑफ स्कैपुलेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो स्कैपुला का जो मूवमेंट है वो इसी प्लेन में होता है। इसको हम लोग आगे और डीपली पढ़ेंगे जब हम लोग स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि इसका ओरिएंटेशन ऐसा क्यों है। क्योंकि अगर ये बिल्कुल फ्लैट होके ऐसे चिपकेगी, अगर ये बाहर को आएगी ना, ये हमारी रिब्स क्या है, कर्व्ड है, और अगर ये बिल्कुल फ्लैट होगी तो ये तो निकल जाएगी बिल्कुल बाहर को, है ना। तो मूवमेंट तो बिल्कुल ये डिसलोकेट हो जाएगी, कोई इंटीग्रेशन ही नहीं रहेगा कर्वेच इसके बीच में और इसके बीच में, वो स्कैपुला इसके बीच में। इसलिए क्या होती है, थोड़ा सा ऑब्लिकली नीचे को होती है, ठीक है, ऑब्लिकली ओरिएंटेड है, प्योर परफेक्ट कार्डिनल प्लेन पे नहीं होती है, बट इन ऑब्लिक कोरोनल और सजाइटल प्लेन पे होती है। 40 डिग्री ये क्या है, प्लेन ऑफ स्कैपुलेशन है या फिर रेस्टिंग पोजीशन है स्कैपुला की, और इसी पोजीशन में क्या होता है, स्कैपुला का मोमेंट टेक पार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और इसे ध्यान से पढ़ लेना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप पूछ सकते हैं दोबारा से कमेंट्स में। ओके, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे रोटेटरी मोशंस के साथ, ठीक है।
तो हमने ट्रांसलेटरी कितने पढ़े थे, 3, तो ये भी क्या है, 3 रोटेटरी हैं। ये मैंने 3 ब्लॉक्स बना लिए हैं जिसमें हम लोग टेबल लिखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए। एक चीज़ और जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट पे हमने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया था, मीडियल लाइन, ठीक है। इसमें जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है हमारा, ग्लेनोइड फोसा। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, जिसमें कि मूवमेंट मुझे ज़्यादा, जिसमें मुझे मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा सबसे पहला जो मूवमेंट है रोटेटरी मोशंस में, दैट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म पे लिख रही हूँ। सबसे पहले क्या है, इसका हम लोग एक्सिस जानेंगे। ये किस एक्सिस में है, वर्टिकल एक्सिस में। तो कौन सा प्लेन होगा, ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, रेंज ऑफ मोशन कितना है, 30 डिग्री है इंटरनल रोटेशन का, और इसका है 20 से 30 डिग्री एक्सटर्नल रोटेशन का। मैं इसके हर नीचे पॉइंट पर लिख रही हूँ, तो गाइस कंफ्यूज मत होना। उसके बाद अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि हम लोग किस चीज़ को कह रहे हैं, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। ये है हमारा ग्लेनोइड फोसा। ग्लेनोइड फोसा क्या होता है, हमेशा बाहर की साइड को होता है। डेट मीन्स ये मेरी राइट साइड की बोन है, ओके। तो ये क्या है, ग्लेनोइड फोसा क्या है कि अगर ग्लेनोइड फोसा आपका इंटीरियर मीडियली, मतलब कि अगर मैं हाथ को ऐसे करती हूँ, डेट मीन्स ये क्या है, आपका इंटरनल रोटेशन है, ठीक है। तो इंटरनल रोटेशन में क्या होगा, ये क्या आएगा, अंदर को आता है, इंटीरियरली आता है, इंटीरियर आ रहा है ग्लेनोइड फोसा, ये ग्लेनोइड फोसा, ये आएगा आपका, ये है ग्लेनोइड फोसा, ये एंटीरियरली और मीडियली। तो डेट मीन्स कि ग्लेनोइड फोसा का मूवमेंट अगर एंटीरियरली मीडियली होगा, डेट इज इंटरनल रोटेशन, और अगर इसका मूवमेंट क्या होगा, पोस्टीरियरली और लैटरली साइड में, तो डेट मीन्स एक्सटर्नल रोटेशन। ये है इसका डेफिनेशन, ठीक है। तो मैं इसके बारे पे भी एक पॉइंट लिख देती हूँ। इंटरनल रोटेशन में क्या होता है, एंटीरियो मीडियली मूव करेगा, और इसमें पोस्टीरियो लैटरली, ठीक है। ये इसके बारे पे इतना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जब भी स्कैपुला का मूवमेंट हो रहा है इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन में किसी भी चीज़ में, तो क्लेविकल क्यों मूव कर रही है, ठीक है। इंटरनल रोटेशन पे अगर एक क्लेविकल इसके साथ ऐसे अटैच है, एक रोमियन के साथ ऐसे अटैच है, तो इंटरनल रोटेशन में क्या होता है, देखो ये मूव करेगा तो इसकी क्या है, पोस्टीरियरली क्या होती है, टिल्टिंग होती है। अगर आपको याद हो, हमने स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट पे पढ़ा था। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, अभी मैं इससे पहले बता चुकी हूँ कि जो रिप्स है वो क्या होती है, हमारी कर्वेचर होती है, ठीक है। तो स्कैपुला क्या है, हमें पता है कि एनाटॉमिकल नहीं है बट फंक्शनल बोन है, ठीक है। सो स्कैपुला को हमेशा कांटेक्ट पे रहना है जॉइंट के। तो इसके लिए क्या करता है, हमारा जो एसी जॉइंट है और जो स्कैपुलोथोरैसिक है वो हेल्प करता है, ठीक है, मूवमेंट स्कैपुला का थोरैसिक के साथ। इसीलिए क्या होती है, क्लेविकल एसी जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट और स्टेनोक्लेविक स्कैपुलोथोरैसिक हमेशा एक साथ काम करेंगे, ठीक है। ये रीज़न है। दूसरा आता है आपका, मैं इसका लिख देती हूँ। मैं बता चुकी हूँ वैसे, स्कैपुला के साथ स्कैपुला हमेशा क्लेविकल के साथ क्यों मूव कर रहा है, रिप्स कर्व्ड हैं, ठीक है, ऐसे कर्व्ड है रिप्स, और जो हमारे स्कैपुला है वो क्या है, इसमें ऐसे करके ओरिएंटेड है ऑब्लिकली। तो क्या करेगा, और आगे क्या है, रिप्स हैं, तो इसको मेंटेन करने के लिए एसी जॉइंट प्लस स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट साथ पे काम करता है, ठीक है। ये आगे हम लोग डिटेल पे पढ़ेंगे, तो इससे आप कंफ्यूज मत हो, इसको अभी रहने दो। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। हमारा दूसरा जो रोटेटरी मोशन है वो आता है एंटीरियर पोस्टीरियर टिल्टिंग। ये था हमारा पहला। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग एंटीरियर या और पोस्टीरियर टिल्टिंग, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टिपिंग, ठीक है। ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सेम हम इसके बारे में अब लिखेंगे, किस एक्सिस में है, ये कोरोनल एक्सिस में है, तो किस प्लेन पे होगा, ये सजाइटल प्लेन पे, राइट।
ये प्योर कोरोनल एक्सिस और प्योर सजाइटल प्लेन पे नहीं होगा, हम पहले ही बता चुके हैं। ये क्या होता है, ऑब्लिक होगा। स्लाइटली क्या होगा, ये ऑब्लिक होगा, ठीक है। तो स्लाइटली याद रखना ऑब्लिक है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा इसमें, इसका रेंज ऑफ मोशन पढ़ा था हमने, कितना है 20 डिग्री अप्रॉक्स, कंफर्म नहीं है, ठीक। इसके बाद हम लोग ने देखा कि कैसे मूवमेंट हो रहा है। टिल्टिंग का मतलब क्या है, टिपिंग मूवमेंट क्या है, एंटी टिपिंग। जो एक्रोमियन प्रोसेस है, अगर ये आगे आएगा, ठीक है, एक्रोमियन ये है आपका एक्रोमियन प्रोसेस। अगर एक्रोमियन प्रोसेस आगे आएगा और इन्फीरियर वाला बैकवर्ड जाएगा, डेट मीन्स ये क्या है, आपकी एंटीरियर टिपिंग है, ठीक है। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये है आपका एक्रोमियन प्रोसेस। और एक्रोमियन प्रोसेस क्या है आपका, जब आगे आएगा और इन्फीरियर वाला क्या कर रहा है, पीछे जा रहा है, तो ये क्या है आपकी एंटीरियर टिपिंग। आप या तो इससे डिफाइन कर लें इन्फीरियर एंगल से, या फिर आप एक्रोमियन से डिफाइन कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके इसके लिए लिख देती हूँ। एंटीरियर टिपिंग क्या है, जब एक्रोमियन प्रोसेस एंटीरियरली आ रहा है, या फिर इन्फीरियर जो एंगल है वो क्या कर रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है। ये है इसके बारे में। ये गाइस सिर्फ टिपिंग हो रही है, ठीक है, कोई रोटेशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ टिप कर रहा है, आगे को आ रही है, टिल्टिंग हो रही है सिर्फ इसकी। रोटेशन मीन्स ऊपर जाना, ये होता है रोटेशन। टिल्टिंग मतलब ये, अगर ये होगा तो ये भी क्या है, रोटेशन है, बट ये क्या हो रही है, टिल्टिंग हो रही है ऐसे, ठीक है। देन आपका सबसे लास्ट आता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन, थर्ड। ये रोटेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्लिक एक्सिस में है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। सो इसमें कौन सा प्लेन होगा, फ्रंटल प्लेन, बट प्योर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, हम लोग इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि अपवर्ड रोटेशन का मतलब क्या है। अपवर्ड रोटेशन का मतलब क्या है, जो हमारा ग्लेनाइट फोसा है वो अपवर्ड मूव करेगा। अब अपवर्ड कैसे मूव करेगा, ठीक है। सी, ये ग्लेनाइट फोसा है और ये क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। तो जो इन्फीरियर एंगल है, मान लो ये वर्टिब्रा है, ठीक है, और ये क्या है, ये ग्लेनाइट फोसा हमारा आउटवर्ड रहता है। तो जो हमारा इन्फीरियर एंगल से अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, तो जो हमारा इन्फीरियर एंगल है ये क्या करता है, लैटरली जाएगा, और ये क्या कर रहा है, ऊपर को जा रहा है, अगर हम लोग ये मिड लाइन के बेसिस में देखें, ठीक है। तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जो हमारा ग्लेनाइट फोसा है वो क्या कर रहा है, अपवर्ड जा रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये फोड़ सकते हैं कि जो इन्फीरियर एंगल है वो क्या कर रहा है, लैटरली जा रहा है मिड लाइन से, ठीक है। यह है इसका एक्सप्लेनेशन। उसके बाद सेम डाउनवर्ड रोटेशन के लिए क्या होगा, कि जो इन्फीरियर एंगल है, ये मिड लाइन थी, ये इन्फीरियर एंगल है, ये क्या होगा, मीडियली आएगा, तो ये क्या जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। जो रेंज ऑफ मोशन है वो कितनी है, अपवर्ड रोटेशन के लिए है 30 डिग्री, ठीक है, और डाउनवर्ड रोटेशन के लिए है हमारी 17 डिग्री। तो गाइज ये चार्ट है 3 रोटेटरी एंड 3 ट्रांसलेटरी के लिए। होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 3 रोटेटरी के मोशन, सबसे पहले इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन। इसमें क्या था, जो हमारा ग्लेनाइट फोसा था उसका मूवमेंट कैसा था, एंटीरियर मीडियली, ठीक है। ये क्या है, एंटीरियर मीडियली। इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा था, कि स्कैपुला के मूवमेंट के साथ साथ क्लैविकल का भी होता है, बिकॉज ऑफ रिब्स के कर्वेचर की वजह से, क्योंकि वो अगर मूवमेंट नहीं करेगा तो वो कॉन्टैक्ट से अपने हट जाएगा, इसलिए। और प्लस इसको स्टेबिलिटी देने के लिए, इंटीग्रेटेड फंक्शंस के लिए हमारा एसी जॉइंट और स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट हेल्प करता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। देन आता है आपका एंटीरियर पोस्टीरियर टिल्टिंग या टिपिंग। टिपिंग का मतलब हमने क्या पढ़ा था, कि जो हमारा एक्रोमियन प्रोसेस है वो क्या आता है, इंटीरियर ही आ रहा है, डेट मीन्स की जो इन्फीरियर एंगल है वो क्या जा रहा था, बैकवर्ड जा रहा था। लास्ट था हमारा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन। इसमें हम लोग को कैसे पता चला था, जो हमने अगर मिड लाइन लिया था, ये हमारी मिड लाइन है वर्टिब्रा की, ये इन्फीरियर एंगल है, तो हमने क्या बोला था, इन्फीरियर एंगल क्या कर रहा था, लैटरली जा रहा है, डेट मीन्स ग्लेनाइट जो फोसा है वो क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। और अगर डाउनवर्ड रोटेशन होगा, डेट मीन्स कि ये मीडियली जा रहा है।
तो गाइस हमारा ये एसी जॉइंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जो कि अभी इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे वो हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने इसका आर्टिकुलेशन पढ़ा कि क्या क्या आर्टिकुलेशन था। उसके बाद हमने इसका टाइप ऑफ जॉइंट पढ़ा, पेक्युलरिटी पढ़ी इसकी क्या इंपॉर्टेंट था। देन हमने इसके एसेसरी स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, राइट। उसके बाद एसेसरी स्ट्रक्चर्स में हमने पढ़ा था इसके बारे में डिस्क, जॉइंट कैप्सूल एंड लिगामेंट। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिगामेंट जिसमें हमने टाइम लिया वो था हमारा कोरिकोक्लेविकुलर लिगामेंट एंड इसके पार्ट्स और क्या फंक्शंस हैं। देन हम लोग आए हमारे मोशंस में, जिसमें हमारे 3 ट्रांसलेटरी और 3 रोटेटरी थे। ट्रांसलेटरी में हमने इंटीरियर पोस्टीरियर, मीडियल लैटरल एंड सुपीरियर इन्फीरियर पढ़ा था। 3 रोटेटरी मोशंस में हमने इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, इंटीरियर पोस्टीरियर टिल्टिंग एंड टिपिंग एंड अपवर्ड रोटेशन, डाउनवर्ड रोटेशन। होप सो गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट डाउन।